हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। ठीक है, तो अब ये फिजिक्स की जब बात करेंगे तो फिजिक्स किस लेवल की है ना, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन यू आर एट राइट प्लेस। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं फिजिक्स आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर टॉप लेवल तक ले जाने वाला हूं। कैसे? हम लोग बेसिक का मतलब यहां पर कह रहे हैं कि जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो 9-10th के, लेकिन एप्लीकेबल होंगे 11th-12th लेवल तक के। और मैं यहां पर बेसिक मान के चल रहा हूं 11th और 12th को। करेक्ट है? देन उसके बाद जब आप 11th-12th कंप्लीट करते हैं तो आपकी एंट्रेंस एग्जाम आती है। एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक CUET, नीट, जेई, ये आपके पास एग्जाम्स हैं। तो इन एग्जाम के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं देन यू आर एट राइट प्लेस। देन उसके बाद बात करें, जब आप इंजीनियरिंग करते हैं या अपने पीजी कॉलेजेस में जाते हैं या मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो वहां पर भी आपकी फिजिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, जहां पर आपको फिजिक्स के एडवांस लेवल पर जाना होता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको फिजिक्स के बेसिक फंडे क्लियर है तब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे ना, तो यहां पर वो क्लियर होने वाले हैं सारे फंडे। ठीक है? देन उसके बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको भी हिंट कर देता हूं, सब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, किरचॉफ लॉज है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड डायनेमिक्स, ये जितने सब्जेक्ट्स या मैंने एक्सेट्रा है ना, इनके कुछ नाम नहीं लिए, जैसे सेमीकंडक्टर मैंने आपको नहीं बोला, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारी इंजीनियरिंग फिजिक्स के बहुत बड़ा पार्ट होते हैं। तो वो भी, उसका भी पूरा बेस आपको यहां पर मिलने वाला है। देन अगर मान लीजिए आप इन सभी चीजों से ऊपर हैं, मतलब इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, फिजिक्स वहां पर भी बहुत अच्छी लेवल की पूछी जाती है, देन यू कैन रेफर दिस वीडियोस है ना। आप यहां पर फिजिक्स को, मेरा यह कहना है सिंपल, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको टॉप तक लेकर जाऊंगा और आपको पता नहीं चलेगा कि फिजिक्स हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। अगर आप मान लीजिए, आप जैसे एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज कंडक्ट कराता है, प्लस अदर स्टेट पीएससी जो हैं वो भी अपनी फॉरेस्ट सर्विसेज की एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और वहां पर वो फिजिक्स की डिमांड करते हैं कि आपको फिजिक्स आना चाहिए। वहां पर भी इवन अच्छा खासा वेटेज होता है फिजिक्स का, तो वो फिजिक्स भी यहां पर आपकी इजीली क्लियर हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो वीडियो है ये पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मैंने यहां पर बेस माना हुआ है 11th और 12th को। इनिशियली आप अगर 11th-12th से देखेंगे तभी मेरा यह कहना है कि अगर आपने बहुत अच्छे से 11th-12th प्रिपेयर की है तो ना आपको डिफिकल्टी होगी नीट की एग्जाम में, ना सीयूईटी की एग्जाम में, ना टीईटी की एग्जाम में, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इवन केवी का अगर पेपर है, केंद्रीय विद्यालय का भी अगर पेपर होगा ना, तो भी इस 11th-12th की फिजिक्स के बेस पर ही आने वाला है वो पेपर। तो अगर आपके फंडे क्लियर हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आप फिजिक्स को समझते हैं रादर देन रटना, तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में दो बातें करेंगे। मैं यहां पर आपको कुछ तो ये बेसिक चीजें जो मैंने यहां पर मेंशन की है कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस, मतलब साइंस जो है हमारा विज्ञान वो क्या है, विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती है, ये बात करेंगे। देन इसी लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जो हम फिजिक्स की जब बात कर रहे हैं तो फिजिक्स के फादर कौन है। ठीक है, देन हम बात करेंगे फिजिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस की, कि फिजिक्स को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। किसी ने आपको कहा है व्हाट इज फिजिक्स, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे कि फिजिक्स क्या है, राइट। फिर आपसे यहां पर इसी में मैंने कुछ फैक्ट्स लिए हैं और वो स्पेशली इसलिए लिए हैं कि मैं आपको बता दूं हर वीडियो के आसपास, और मैं आपको इस फिजिक्स के फैक्ट्स बताता रहूंगा जो कि यूनिक फैक्ट्स होंगे। शायद कुछ आप उनमें से जानते होंगे अगर आपने फिजिक्स 11th-12th की पढ़ ली है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, या फिर आपने 11th-12th नीट आईआईटी की प्रिपरेशन की है, तो शायद आपने पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी वो आपके फंडे क्लियर करते रहेंगे और आपको फिजिक्स से प्यार होने लगेगा। फिजिक्स इतनी प्यारी, इतना प्यारा सब्जेक्ट है, प्यारी नहीं, प्यारा सब्जेक्ट है कि वो आपको पसंद आने लगेगा। बस आपको करना ये है, आपको पहली बात तो ये कि बड़ी शांति से वीडियो देखना है। अगर आप ऐसे देखते हैं कि आप अपना वीडियो मोबाइल चालू करके आपने छोड़ दिया और आप घूम रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कोई और एक्स्ट्रा टास्क लेके बैठे हैं अपने पास, तो शायद आपको वो कॉन्सेप्ट और फंडे एकदम क्लियर ना हो और फिजिक्स से उतना अटैचमेंट ना हो। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहे हैं, अगर आपका केवल फोकस फिजिक्स है
उस समय जब आप वो पढ़ रहे हैं तब आप फिजिक्स को पसंद करने लगेंगे, ये मैं अश्योरिटी दे सकता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हमने सिलेबस को डिस्कस किया है, और सिलेबस को डिस्कस करते हुए मैंने यहां पर 11th और 12th मेंशन किया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये वीडियो 11th और 12th के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, जिसका सिलेबस जो डिजाइन किया गया है, जो फ्रेम किया गया है, वो इतना प्यारे तरीके से किया गया है कि वो आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएट हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, सभी जगह ये आपकी जो फिजिक्स है इसी तरीके से एप्लीकेबल होती है और इसी तरीके से पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करें हमारा सेशन, जिसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं, व्हाट इज साइंस। पहला क्वेश्चन जो यहां पर है ये है व्हाट इज साइंस। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज साइंस, आप क्या समझते हैं और मैंने क्या बताया है। चलिए फिजिक्स पढ़ेंगे हम, अंदर बात करते हैं साइंस की बेसिक। व्हाट इज साइंस, विज्ञान की बात करें तो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है। साइंटिया एक वर्ड था जिससे हमने साइंस निकाला है। अब इस साइंटिया का मीनिंग क्या होता है, अगर यहां पर हम बात करें तो इसका जो है मीनिंग क्या होता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ले तो लिया, लेकिन क्या इसका मीनिंग क्या है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नॉलेज। इसका मीनिंग क्या होता है, नॉलेज। साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान। साइंटिया का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, तो ये जो साइंस वर्ड डिराइव हुआ ना, वो कहां से हुआ है, एक साइंटिया वर्ड जो था लैटिन वर्ड था, लेकिन हमने उससे साइंस बनाया। ठीक है, बेसिक जानकारी है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपको कुछ बातें बिल्कुल पता होना चाहिए इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट। और इवन मैं कहता हूं कि साइंस स्टूडेंट नहीं है, चलिए आप अगर आप 9th 10th पढ़ चुके हैं ना, जो कि सबकी कॉमन होती है, तो 9th 10th पढ़ने में तो आपको ये बात पता है ना कि भाई साहब वहां पर साइंस स्टार्ट हो जाती है। तो साइंस क्या है, साइंस हमने लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया है, जिसका मीनिंग नॉलेज होता है। चलिए ये तो बात हो गई कि ये वर्ड कहां से कॉइन हुआ, लेकिन इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज साइंस, तो आप केवल ये बोलकर तो नहीं रुक सकते, आपको एक डेफिनेशन देना पड़ेगी। तो देखिए डेफिनेशन जो है वो भी आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, वैसी ही जैसी यहां पर लिखी है। जब ये आप बोल देते हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको साइंस पता है। देखिए, द स्टडी एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज, है ना। हिंदी में भी आपके पास लिखा है भौतिक संसार और प्राकृतिक नियमों का अध्ययन का ज्ञान ही विज्ञान है। मतलब इन सब चीजों का, जैसे आपके आसपास जो भी चीजें घट रही है, जो भी चीजें हो रही हैं, वो एक नेचुरल फिनोमिना हो या आर्टिफिशियल फिनोमिना हो या किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी अगर आपके पास हो रही है और उसका नॉलेज अगर आपको है, तो दैट इज साइंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी आप मुझे देख पा रहे हैं लाइव, यहां पर बोर्ड चल रहा है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, एसी यूज कर रहा है, तो वो कैसे होता है ना। यहां पर जो ये टच काम कर रहा है, ये टच काम कर रहा है, ये सब चल रहा है, ये कैसे काम करेगा। अगर आप इन सब चीजों का जानकारी रखते हैं, इनका ज्ञान रखते हैं, तो यही एक विज्ञान है। लाइट चल रही है आसपास, है ना, ये जो लाइट चल रही है इसमें कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, कहने को बहुत लंबी लिस्ट है, हम बातें करेंगे, लेकिन इतनी अगर केवल यही बात करने जाएंगे तो शायद घंटा भर यही निकल जाएगा, केवल ये डिस्कस करने में कि आपके आसपास एक कन्फाइंड 15x15 का जो रूम है, इसमें कितनी बातें हो रही हैं, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस पढ़ेंगे, जैसे जैसे वहां पर पॉइंट्स आते जाएंगे, उन्हीं को कोरिलेट करते हुए मैं आपको आपकी रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूं। मतलब आप अपने आसपास देख लीजिए, वही चीज घटित हो रही है जो आपकी साइंस बताता है, और साइंस उनको एक्सप्लेन करता है प्रॉपरली। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा। ये एक बेसिक साइंस की डेफिनेशन है यहां पर, इसको केवल आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप बता पाएं, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं, वो भी कक्षा 13 पर, तो बेसिक चीजें आपकी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से थोड़ा और। अब इसके बाद हम थोड़ा साइंस के ना, साइंस की ब्रांचेस के बारे में भी तो जाने कि साइंस जो है ये कितना टाइप का है या इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस आती है। तो चलिए देखिए, सबसे बेसिक तो मैं सबसे पहले बायोलॉजी कहने लगूंगा। यहां पर बायो, आपको सभी को पता है एक सब्जेक्ट आपका बायो होता है, तो बायो इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स, फिजिक्स भी क्या है, साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री की बात करें, वो भी साइंस की ब्रांच है। जब हम अर्थ साइंस की बात करते हैं, है ना, ये हायर लेवल पे आता है, तो अर्थ साइंस भी क्या है, साइंस की ही ब्रांच है। स्पेस साइंस की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, जितनी भी चीजें हैं वहां सभी जगह साइंस लगी हुई है। हमारे जो प्लैनेट्स हैं, उनका मूवमेंट, उनका रोटेशन, उनका मोशन, ये सभी साइंस है, सभी साइंस है, सीधी सी बात है ना। तो उनके बारे में यहां पर बात चल रही है। बढ़े आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट।
अब हम जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हम बात करने वाले हैं, अभी मैं फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं। फिजिक्स का आपको 11th और 12th दोनों पैरेलल लेके चलूंगा। जो 11th 12th के स्टूडेंट होंगे, आपको पता है आपका एग्जाम्स बहुत पास है, तो 11th और 12th दोनों पैरेलल चलने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की बात करेंगे जब, तो फिजिक्स में ये कि फिजिक्स कहां से आया, फिजिक्स वर्ड कहां से आया, किसने इसको डिराइव किया, किसने इसको कॉइन किया है, ये वर्ड किसने दिया है, ये नाम किसने दिया है, तो सारी बातें करें। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो फिजिक्स वर्ड है ये कहां से आया है ना। तो ये आया है फ्यूसिस से, ठीक है। किससे आया है? फ्यूसिस से। और ये ग्रीक लेटर है, याद रखना, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है जिससे हमारा फिजिक्स निकल कर आया है। साइंस लैटिन वर्ड आया था, है ना। यहां पर हमारा फिजिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड से आता है जिसका फ्यूसिस मतलब था, और मतलब सॉरी, फ्यूसिस मतलब नहीं था, वर्ड ही फ्यूसिस था। उसका मीनिंग जो है वो नेचर है ना। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि फिजिक्स मींस नेचर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, फिजिक्स मींस नेचर, क्योंकि जिस लैंग्वेज का हमने वर्ड ये लिया है उसका मीनिंग ही नेचर था। क्लियर है क्या ये बात? तो फिजिक्स जो है वो क्या है, फिजिक्स में हम बात करेंगे नेचर के बारे में। इसीलिए तो मैंने कहा आपके आसपास जितनी भी चीजें घटित हो रही हैं वो सब फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकता है। फिजिक्स के पास इतनी ताकत है, फिजिक्स इतना डीप सब्जेक्ट है कि आपके आसपास की हर घटना को फिजिक्स अपने शब्दों में बता सकता है, इन द टर्म्स ऑफ साइंस, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई फिजिक्स की। अब फिजिक्स जो वर्ड है इसके बारे में भी तो जाने कि ये जो भौतिकी वर्ड है, ये शब्द जो है फिजिक्स, ये किसने कॉइन किया है। तो याद रखना, एक व्यक्ति थे बहुत 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 फेमस साइंटिस्ट, अरस्तु, एरिस्टोटल ने फिजिक्स का ये वर्ड दिया था, ठीक है। ये जो नेम है ना फिजिक्स, ये किसने दिया था? तो एरिस्टोटल ने दिया था। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े थोड़ा और। चलिए, अब जैसा कि हमने साइंस पढ़ा, साइंस कैसे डिराइव होता है, कैसे कॉइन होता है, लैटिन वर्ड से आया, किससे आया, क्या मीनिंग होता है, देन उसकी डेफिनेशन। तो जब हम बात फिजिक्स की करेंगे तो फिजिक्स में भी डिराइव कहां से हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है वो हमने देखा। अब हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन की। तो फिजिक्स की डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट एजुकेटर्स अपनी तरफ से डेफिनेशन बताते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ अच्छी डेफिनेशन और इजी डेफिनेशन मैंने आपके लिए ली है। आप इनमें से मैंने 2-3 डेफिनेशन मेंशन की है, जो भी बोल देंगे बिल्कुल सही है अपनी जगह, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन की तरफ नजर डालिए। लिखा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर एक्सेट्रा। मतलब ये जो आपका प्रकाश, ध्वनि, है ना, ऊष्मा, करंट, मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी, और प्रेशर, दाब, इन सब के बारे में जो स्टडी करना, इनकी जो स्टडी करना, ये सारे नेचुरल फिनोमिना है। लाइट, अभी आप बाहर निकल जाइए, आपको धूप, दिन में लाइट दिखाई देने वाली है। साउंड, हमारे आसपास साउंड आ ही रहा है। इवन एक ट्री जब मूव करता है तो वो भी एक साउंड क्रिएट करता है। हीट, आपको पता है हमारी सनलाइट हीट प्रोड्यूस कर रही है। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या करंट जनरेशन आप कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी जनरेट हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी भी वहां पर है। प्रेशर की बात करें तो आपके ऊपर अभी 1 बार का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, 1 बार का आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो भी नेचुरल फिनोमिना है। तो इन सारे नेचुरल फोर्सेस की जो स्टडी है ना, साइंटिफिक स्टडी, दैट इज योर फिजिक्स, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड योर प्रेशर, तो ये सारी आपकी क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। सबसे बेसिक डेफिनेशन। और आप आगे चल के पढ़ेंगे ना, अभी मैं आपको जब सिलेबस डिकोड करूंगा तो वहां पर आप समझ जाएंगे कि सर ये जो लाइट लिखा ना, लाइट हमारे इसमें फिजिक्स में एक बड़ा टॉपिक आता है। साउंड हमारा एक टॉपिक है। हीट, थर्मोडायनेमिक्स के नाम से आता है, हीट बहुत बड़ा टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपका इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, बहुत बड़ा टॉपिक पड़ता है। देन प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारा जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन है, जैसे हमारा जो है फ्लूइड मैकेनिक्स है, वहां पर सभी जगह आपका प्रेशर भी काम आता है। तो ये सारी चीजें जो है ये सभी मिलाकर हमारा फिजिक्स बनाती है। ये आपकी एक डेफिनेशन हुई है, ठीक है। अगर आप ये याद रखना चाहें, अगर आपको ये अच्छी लगती है डेफिनेशन, तो इट्स ओके, आप ये भी बोल सकते हैं जब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फिजिक्स। देन अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं कि चलिए थोड़ा सा और इलोबरेट करके बताएं, थोड़ा और डीप में बताते हैं, थोड़ी और डिफरेंट बताते हैं, ठीक है, तब आपके लिए दूसरी डेफिनेशन आप देखिए। यहां पर मैंने दूसरी डेफिनेशन भी मेंशन की है। ये डेफिनेशन क्या बोलती है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, इसमें लिखा है Physics involves the study of everything in physical existence, from the smallest subatomic particle to the entire universe. ऊपर वाली लाइन पढ़िए, Physics involves the study of everything in physical existence. जो भी आपके आसपास निकट आपकी जो भी भौतिक राशियां हैं, जो भौतिक रूप से विद्यमान हैं,
उन सभी की स्टडी फिजिक्स कहलाती है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि फिजिक्स हर चीज का आंसर करती है। फिजिक्स के पास हर चीज का आंसर है, क्योंकि वो फिजिक्स है, वो साइंस है, वो एक्सप्लेन कर सकता है। तो फिजिक्स क्या है? जितनी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस में आपके पास चीजें हैं, उनकी स्टडी जो है वो कहलाती है फिजिक्स। अब आप सोचेंगे कि मेरे आसपास अगर मैं ऑब्जर्व करने जाऊं तो मेरे आसपास तो एयर है, एयर का एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो मैं देख नहीं पा रहा हूं, उसका एक एटम जो मैं देख नहीं पा रहा हूं फ्रॉम नेकेड आई, नग्न आंखों से जिसको देखा नहीं जा पा रहा है, वो पार्टिकल भी अगर हम अभी यहां ऑब्जर्व करें तो हम हमारे पास है, क्योंकि एयर एग्जिस्ट करती है यहां पर। तो एयर होगी तो उसका एटॉमिक पार्टिकल होगा। एटॉमिक पार्टिकल तो छोड़ो, उसके अंदर और भी छोटे पार्टिकल है जिनको आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो फिजिक्स उस छोटे से छोटे लेवल से स्टार्ट होकर, जब आप देखते हैं फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप अबाउट यूनिवर्स पढ़ने लगते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा, आपने एक यहां पर एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले, स्पेस साइंस, जिसमें आप बात कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसरो की बात करते हैं, आप नासा की बात करते हैं, स्पेस में चंद्रयान, गगनयान, आदित्य L1, आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स अभी करंट में भी। इवन आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये अगर सभी साइंस और फिजिक्स ने किया है तो फिजिक्स कितनी बड़ी चीज होगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बोल रही है कि छोटी से छोटी चीज से लगाकर इंटायर यूनिवर्स तक की स्टडी अगर बात करें हम, तो वो फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकता है, फिजिक्स कहलाती है वो। ठीक है ये बात, तो ये आपकी दूसरी डेफिनेशन है ना। उसके बाद और एक डेफिनेशन लेते हैं। देखो ये लिखा है आपके पास फिजिक्स के बारे में, कुछ मिली जुली डेफिनेशन है। फिजिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फोर्सेस सच एज हीट, लाइट, साउंड, प्रेशर, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड द वे दैट दे अफेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब यहां पर बोला है, जो डेफिनेशन हमने पीछे ली वही है, इसीलिए मैंने कहा है थोड़ी सिमिलर है डेफिनेशन। यहां पर बात की गई तो देखो कुछ तो वर्ड ऐड कर दिए, जैसे ग्रेविटी यहां पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इन्होंने, और एक लाइन और ऐड की है कि आप साइंटिफिक स्टडी तो करते ही करते हैं, आप साइंटिफिक स्टडी तो करते हैं, लेकिन साइंटिफिक स्टडी के साथ साथ आप ये देखते हैं कि किस तरीके से, है ना, एंड द वे दैट दे अफेक्ट द ऑब्जेक्ट, वो किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करती है, ये भी यहां पर पढ़ते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि आप मैं इवन फिजिक्स की ही बात करूंगा अभी, है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर बात नहीं करूंगा। आप ये समझिएगा कि जो भी बात की गई फिजिक्स के बारे में, एक पॉट में, एक बर्तन में पानी ले लीजिए और उसको रख दीजिए बाहर दिन में, है ना। आप कोशिश करिए कि समर सीजन में रखें, है ना, जहां पे सनलाइट अपनी इंटेंसिटी पे है, बढ़िया पीक इंटेंसिटी मिल रही है, तीव्रता काफी ज्यादा है सूर्य के प्रकाश की। बाहर रख दीजिए, 2 घंटे बाद क्या पानी गर्म हो जाएगा? आप कहेंगे कि हाँ, टेम्परेचर कंपेरेटिवली ज्यादा बढ़ जाएगा उसका, है ना, जो पानी आपने रखा था उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, चीजें गर्म हो जाती है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स कि यार देखो, हीट वगैरह जो आपने बोला, लाइट आपने बात की है, तो मुझे दिख रही है, फिनोमिनास मुझे दिखाई दे रही है, फोर्सेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, फील कर पा रहा हूं कि लाइट आ रही है। अगर मैं धूप में खड़ा रहता हूं तो आई कैन फील द हीट, लेकिन जब वहां पानी रखा तो वो किस तरीके से उसको गर्म करता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चेंज होता है, वो पानी कैसे गर्म हुआ, ये सारी बातें भी फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। तो ये मैंने एक डेफिनेशन ली है, जो आपकी डिक्शनरी है, स्टैंडर्ड डिक्शनरी है, कॉलिन की डिक्शनरी, उससे ली हुई है डेफिनेशन। हिंदी में भी वही बातें लिखी है कि भौतिकी जो है वो ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, दबाव, गुरुत्वाकर्षण और बिजली जैसी शक्तियों और उनके वस्तुओं को प्रभावित करने के तरीके का वैज्ञानिक अध्ययन है ये, है ना। हम लोग साइंटिफिक स्टडी करेंगे, ऐसे नहीं कि गर्म हो गया तो यार देखो धूप में रखते तो गर्म हो ही जाता है पानी, ये बातें यहां नहीं चलेंगी, क्योंकि ये फिजिक्स है और फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स समझना है तो साइंटिफिक तरीके से समझिए। और वही कहती है इसकी डेफिनेशन कि ये साइंटिफिक स्टडी है पूरी, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी मतलब हम साइंस की तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी और बात करते हैं। अब यहां पर जानकर हैरानी भी होगी और इंपॉर्टेंट भी चीज है, आपके पास एक हेडिंग है, वहां पर तो हेडिंग में लिखा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स। बड़ा प्यार से यहां पर लिखा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि फादर ऑफ फिजिक्स ले लेते हैं किसी एक का नाम, है ना, चाहे मन करे तो न्यूटन का ले लें, चाहे मन करे तो हम फिर आइंस्टाइन का ले लें, और ज्यादा अगर अच्छे गैलीलियो लगते हैं तो उनका ले लें, ठीक है। और जब हम कहीं किसी बुक वगैरह में सर्च करते हैं कि हु इज फादर ऑफ फिजिक्स, तो कभी हमें मिल जाता है न्यूटन, कभी नाम मिल जाता है हमें गैलीलियो, और कभी मिल जाता है आइंस्टाइन। तो ये चक्कर क्या है ना। तो याद रखिएगा, फिजिक्स जो है, फिजिक्स के फादर तीनों कहलाए, ठीक है। ये तीनों जो हैं फिजिक्स के फादर कहलाते हैं। आप न्यूटन की बात करिए, चाहे आप बात करिए आइंस्टाइन की, चाहे आप बात करिए गैलीलियो की, धीरे धीरे आपको ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी कि व्हाई दे ऑल थ्री आर नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स, व्हाई दे आर सो इंपॉर्टेंट दैट दे हैव द टैग ऑफ फादर ऑफ फिजिक्स।
क्यों इनके पास फादर ऑफ फिजिक्स होने का टैग है। न्यूटन को देख लो, गैलीलियो को देख लो, आइंस्टाइन को देख लो। और इसकी एक छोटी सी झलकी मैं अभी आपको देता हूं इस वाले सेक्शन में ही, आगे वाली स्लाइड में ऐड किया हुआ कि क्यों ये तीनों फिजिक्स के फादर कहलाते हैं। देखो पहले न्यूटन के बारे में समझते हैं, ठीक है। लिखा है मैंने, पॉइंट लिखा सीधा, फादर ऑफ फिजिक्स, कोई बात नहीं। ये अंकल ऐसे थे, इतने खतरनाक थे, क्या क्या दिया मैं एक ब्रीफ में बताता हूं, इनको पूरा एक्सप्लेन करेंगे फिजिक्स में। 3 लॉज ऑफ मोशन, कौन नहीं जानता कि इनके मोशन गति के 3 नियम हैं, कौन नहीं जानता बताइए। वो 3 नियम दिए और आप कहीं पर भी चले जाइए, 1D अगर मोशन कर रहे हैं, 2D अगर कर रहे हैं, तो आपने जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके इनके तीनों लॉ लगा के देखे, कभी फेल नहीं होते। तो पहली बात न्यूटन के तीनों लॉ ऑफ मोशन। फिर बात करते हैं कि ही एस्टैब्लिश्ड अ कनेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड दी मोशन, मतलब ये अंकल ने अपने मोशन के लॉ देते देते उन्होंने एक चीज डिराइव कर दी और दैट इज F इक्वल्स टू ma। सोचने में तो ऐसा लगता है कि मैं भी अगर अंकल के पहले होता ना तो मैं भी बता देता, ये है ना, कभी कभार मन में आता है कि अगर अंकल पैदा नहीं होते, मैं पहले होता तो मैं बोल देता F इक्वल्स टू ma, लेकिन नहीं। ये बात जो इन्होंने बोली, ये इस्टेब्लिश किया था इन्होंने एक रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट के लिए उन्होंने मास यूज किया है, और मोशन मतलब उन्होंने बोला है एक्सेलरेशन। तो ये जो चीज डिराइव की F इक्वल्स टू ma, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतनी ज्यादा फ्रूटफुल है कि पूरी फिजिक्स की जहां पे फोर्स की बात आती है, यू कैन अप्लाई F इक्वल्स टू ma विथ सम कंडीशंस, बट हाँ आप अप्लाई कर सकते हो। तो इतनी बड़ी बात अंकल ने बता दी। फिर और क्या किया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, इसको समझाने की, बोलने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। शायद हर बच्चा जिसने 9th-10th साइंस से पढ़ी है उसको ये मालूम है कि ग्रेविटेशनल लॉ कितना प्यारा सा, छोटा सा, कितना सिंपल सा, लेकिन बताया अंकल ने, और यूजफुल है पूरे यूनिवर्स में, सभी जगह लग जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें, ऑल्सो इन्वेंटेड कैलकुलस इन मैथमेटिक्स। अंकल फिजिक्स में तो थे ही थे, ये पहुंच गए मैथ्स में भी, है ना। और मैथ्स में पहुंचे तो वहां पर आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, है ना, कौन कौन सी चीजें जहां पर आप समाकलन और डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन जो करते हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये कैलकुलस वाला पार्ट होता है। तो इसमें भी बहुत बहुत ज्यादा योगदान रहा है न्यूटन अंकल का। तो अब आप समझे कि न्यूटन जो है, इवन मैंने यहां पे बहुत सारी चीजें नहीं ली है, जैसे मैंने हीट में नहीं लिया, हीट में भी न्यूटन अंकल आते हैं। ही गेव द लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहलाता है ना, शीतलन का नियम न्यूटन का, तो वो भी इनमें है। बहुत सारी चीजें छोड़ी हुई है, लेकिन यहां पर मैंने आपको केवल इनके बारे में बताया कि ये कितने महान थे, कितने महान साइंटिस्ट थे कि इनको फादर ऑफ फिजिक्स बोला गया, हो गया। लेकिन अगर इन्हीं को बोलते, किसी और को नहीं बोलते, तो वो शायद अत्याचार हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए हमने फिर गैलीलियो अंकल को भी देखा। इनने क्या गलत किया भाई, इन्होंने तो, ये तो न्यूटन से भी आगे वाले थे, ये न्यूटन से पहले आए, और इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिसको न्यूटन ने भी फॉलो किया, न्यूटन ने भी उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा। इनकी थ्योरीज के आगे न्यूटन चला तो न्यूटन फेमस हुआ, लेकिन थ्योरी इन्होंने दी। इनने जो किया उसके बारे में यहां पर थोड़ी सी बात करते हैं। इन्होंने सबसे पहली बात, जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ते हो 12th का, तो वहां पर आपको पता है कि वहां पर हम लोग टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां पर गैलीलियो का टेलीस्कोप पढ़ा जाता है। तो टेलीस्कोप जब बनाया, जब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, डेवलप किया टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप से हुआ ये कि हमारे जो जुपिटर है ना, जुपिटर उसके सैटेलाइट मिले हमें, मून्स मतलब सैटेलाइट, उसके बड़े सैटेलाइट ढूंढने में इनके टेलीस्कोप ने काम किया था। तो लिखा है 4 लार्ज मून्स ऑफ जुपिटर वर डिस्कवर्ड बाय हिम यूजिंग हिज टेलीस्कोप। इनके टेलीस्कोप से इन्होंने उस मून को ढूंढ लिया था, कि मून मतलब आप समझते होंगे शायद, अदरवाइज हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको हम चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा, या इसको सैटेलाइट बोला जाता है, उपग्रह। तो जो आपका जुपिटर है, बृहस्पति के चंद्रमा को ढूंढा था इन्होंने। 4 बड़े बड़े चंद्रमा ढूंढे हैं इन्होंने, और वो इनके बनाए हुए टेलीस्कोप से ढूंढे थे। क्लियर? दूरदर्शी जिसको आप कहते हैं। और क्या किया, तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो दिया था कि लॉ ऑफ मोशन जो बने हैं, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब लॉ ऑफ मोशन किसका? न्यूटन अंकल का, है ना। लॉ ऑफ मोशन किसका? न्यूटन अंकल का हो गया, ठीक है। तो न्यूटन अंकल की थ्योरी या जो लॉ ऑफ मोशन बने, वो किसका बेस लेकर बने? वो बने गैलीलियो का बेस लेकर, पहली चीज। वहीं पर बात करें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो ये सापेक्षता का सिद्धांत है। ये क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको पूरी तरीके से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया आइंस्टाइन ने। लेकिन वो किस पे बेस्ड थे? वो जो कॉन्सेप्ट लिए गए, या कॉन्सेप्ट इतने जो न्यूटन को न्यूटन बनाता है, आइंस्टाइन को आइंस्टाइन बनाता है, उनके लिए ये अंकल भगवान के बराबर हैं, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट ले लेकर और उन्होंने आगे डेवलप करके लोगों को इजी वे में समझाकर वो ज्ञाता बन गए और फादर ऑफ फिजिक्स कहलाने लगे। ठीक है, तो हम लोग गैलीलियो को भी नहीं छोड़ सकते कि गैलीलियो भी क्या हो गए? हमारे फादर ऑफ फिजिक्स हो गए। ठीक, अब बात आती है तीसरे, जो शायद मेरे ख्याल से आप लोगों के बड़े फेवरेट होंगे।
जितने फेवरेट हैं उतने ही इनके कॉन्सेप्ट आपको कम समझ में आते होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ठीक है। देखो बताते हैं, बात कर रहे हैं आइंस्टाइन अंकल की। इनकी फोटो किसी स्टूडेंट ने, साइंस के स्टूडेंट ने ना देखी हो ऐसा हो नहीं सकता। आइंस्टाइन अंकल हैं। आइंस्टाइन अंकल ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, सापेक्षता का सिद्धांत। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इन दी सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। जब हम इन पे आएंगे, आइंस्टाइन को पढ़ेंगे, तब मैं आपको सापेक्षता का सिद्धांत समझाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, ये किसने बताया, आइंस्टाइन ने। शुरुआत कहां से हो चुकी थी, गैलीलियो से। गैलीलियो बता के चले गए थे कि यार रिलेटिविटी कुछ होती है, और फिर आइंस्टाइन अंकल ने जो बताया, कोई प्रूफ नहीं कर पाया, कोई समझ नहीं रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही है। इवन मैं भी ये नहीं कहता कि मुझे बहुत अच्छी आती है, लेकिन नहीं आती है समझ में, है ना। इन्होंने जो बोला वो काफी हाई लेवल की बात है, ठीक है। तो इनकी एक हो गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर बात करेंगे थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम फिजिक्स के बारे में सुनते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में सुनते हैं, तो उनके लिए एक प्रतिपादक हमारे कौन है, आइंस्टाइन अंकल। फिर बात करेंगे एक छोटा सा, मैंने इसको ज्यादा डिटेल ना करते हुए केवल ये लिखा, क्योंकि जहां फिजिक्स हो, जहां पर फिजिक्स कहीं लिखा हुआ मिले और उसके पास में E=mc² ना मिले, ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। ये इक्वेशन किसी बच्चे को याद नहीं है, ये भी अटपटा लगेगा। फिजिक्स में अगर E=mc² कहीं नहीं मिलता है तो वो भी अटपटा लगेगा। तो ये थ्योरी या ये कॉन्सेप्ट, ये इक्वेशन जिसको आप मास एनर्जी इक्वेशन कहते हैं, मास एनर्जी इक्वेशन कहते हैं, ये किसने दी है, तो गिवन बाय दिस ग्रेट मैन, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। अब हम यहां पर, मैं जो जिसकी बात कर रहा था कि मैं आपको यहां पर फिजिक्स में कुछ ऐसी चीजें लूंगा जो आपको लगेगा कि यार ये पता होना चाहिए थी या पता हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। कोई मैंने डिराइव नहीं किया जो मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ जाऊं जो बोल दूं कि मुझे नहीं, मतलब मैंने डिराइव किया, किसी को पता नहीं होगा, नहीं। ऑलरेडी नोन है, बट ये कन्वे भी तो होना चाहिए आप तक। आपको एक बार जब सामने आएगी तो चीजें पता चलेंगी। तो उन फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें कर ली, फिजिक्स के फादर कौन है, ये कौन है, वो कौन है, 3 लोगों की बात कर ली, उन तीनों साइंटिस्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, व्हाई दे आर नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स। बट बात करते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब परमाणु भौतिकी। तो आप जब 9th-10th की साइंस पढ़ते हैं, 11th-12th की साइंस पढ़ते हैं, तो एक अंकल का नाम आता है, नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग ऑन दी थिन शीट ऑफ गोल्ड, और वो बम्बार्डिंग करते हैं, कुछ घूम के निकल जाते हैं, कुछ सीधे चले जाते हैं, कुछ पलट के आ जाते हैं। ये बातें जो आपने की, और न्यूक्लियर फिजिक्स के मामले में जो डेवलपमेंट किया, जो बेस रखा, जो न्यूक्लियर फिजिक्स को इस हाइट पर लेके गए, वो अंकल थे रदरफोर्ड। इसलिए रदरफोर्ड को परमाणु भौतिकी का पिता कहा जाता है, या फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है, ठीक है ये बात। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आप बोलेंगे सर कितनी आसान सी बात है ना, कितनी सी है, छोटी सी तो बात, हमको भी मालूम कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती। मैं मानता हूं आप सभी को पता है, लेकिन छोड़ो, आपको तो इतना ही पता है कि इतनी होती है। इसके पीछे साइंटिस्ट क्या कहते हैं। कई सारे साइंटिस्ट का कहना था कि देयर इज नो लिमिट ऑफ द स्पीड, मतलब यूनिवर्स में चीजें इतनी ज्यादा तेजी से जा सकती है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये कौन कह रहा है, ये साइंटिस्ट कहते हैं। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन। आइंस्टाइन अंकल ने बाकी सारी जब रिलेटिविटी की थ्योरी दी, और काफी सारी थ्योरी जब उनके आसपास डेवलप हुई, तो ये बात निकल के आई सामने कि यार यूनिवर्स ले लो, चाहे अर्थ ले लो, चाहे कोई और प्लेनेट क्यों ना ले लो, चाहे सोलर सिस्टम जो लेना है ले लीजिए, लेकिन देयर इज नो लिमिट, there is no limit exceeded from the speed of light। कोई भी ऐसी आपकी स्पीड नहीं हो सकती है जो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से ट्रेवल करे। तो वैसा ही कुछ समझाया कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट जो है, यहां पर आपको अगर देखोगे तो आपको मैंने दोनों हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये लिखा है 3 लाख किलोमीटर। कितना लिखा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको दो तरीके से याद रखेंगे आप। इसको 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड भी याद रख सकते हैं kmph में। और आपने अगर ये नहीं देखा तो आपने ये देखा होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। किलोमीटर में लिखोगे तो 3 लाख बन जाएगा वो, और अगर मीटर पर सेकेंड में लिखना है तो 10⁸ आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। और एक लाइन लिखी गई, नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन दिस। इससे ज्यादा कोई भी ज्यादा स्पीड में नहीं चल सकता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम स्पीड दैट कैन बी अचीव्ड। और वो अचीव करता अभी कौन है, लाइट। हम नहीं कर सकते हैं, दैट कैन बी अचीव्ड है। हो सकता है कि इन फ्यूचर साइंस इतनी तरक्की कर ले कि वो 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलने लगे,
पर सेकेंड, लेकिन पॉसिबल तो मुझे भी नहीं लग रहा है और शायद आपको भी ये चीज डाइजेस्ट नहीं करेगी कि हम इतनी स्पीड अचीव कर लेंगे कभी। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अचीव नहीं हो पाएगी। आइंस्टाइन अंकल अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग बता के चले गए, ये भाई साहब ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको लगता था, आपको ये रिजल्ट मालूम है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम स्पीड, पर कुछ लोग क्या सोचते हैं ये भी जानना जरूरी है ना। कुछ लोग सोचते हैं इससे ज्यादा हो जाएगी, पर फिर अंकल बोलते हैं नहीं हो पाएगी, तुम देखो ज्यादा करो मत, तुमसे तो बिल्कुल ना हो पाएगा, है ना। तो वो वाली बात है यहां पर कि 3 लाख किलोमीटर सबसे ज्यादा स्पीड है। क्लियर। अगली बात करें हमारे पास, अब आप कहीं जा रहे हैं, दिन का टाइम है, सन है आपके सर के ऊपर, साइड में 2-3 बज रहे हैं, आप चलेंगे तो आपकी एक परछाई बनेगी, शेडो बनेगी, राइट। तो हम सोचते हैं बिल्कुल शेडो तो बनती है। अब यहां पर एक इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट लिया हुआ है और आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे हाँ कैसे पॉसिबल है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। देखो, विंड कास्ट एन इनविजिबल शेडो, ठीक है, मतलब हवा एक अदृश्य छाया बनाती है। अब आपको पता था क्या ये बात कि हवा छाया बनाती है? पर हाँ, हवा छाया बनाती है, जो विंड है ना, विंड वो छाया बनाती है। बात यह है कि हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसको देखने के लिए आपको फिजिक्स और मशीन्स इनका यूज करना पड़ेगा। मैंने मेंशन किया है कि ओनली विजिबल विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड फिजिक्स, दे कैन नॉट बी विजिबल बाय नेकेड आई, है ना। इनको हम नग्न आंखों से या केवल हमारी मनुष्य की आंख से इनको हम नहीं देख सकते हैं। बल्कि कोई एक सिंपल क्वेश्चन है आपसे, मैंने ये पूछा कि क्या हवा की छाया होती है, तो आपको अगर 2 ही ऑप्शन दिए जाएं कि हाँ या ना, तो आप आंसर ना बोलोगे। और फिजिक्स कहता है, साइंस कहता है यस, बना सकती है और बनाती ही है। बस बात यह कि हमारे लिए जो वो इनविजिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है, जिसने पढ़ा है वो इसका आंसर जानता है, नहीं पढ़ा है वो मेरे से सुनिए। हार्ड स्टील टेंड टू बी मोर इलास्टिक देन रबर। इलास्टिक मतलब लोचदार, मतलब जिसको ज्यादा खींचा जा सके। अब यहां पर जो एक पॉइंट लिखा है इतना इंटरेस्टिंग है कि यार रबर से भी हार्ड स्टील जो है ना वो ज्यादा इलास्टिक होता है। अब आप रबर अगर लोगे तो आप उसको इतना खींच दोगे, रबर को आप इतना इलोंगेट कर दोगे। अगर रबर इतना सा बड़ा है तो आप उसको इतना इलोंगेट कर दोगे ना, तो इतना खींच गया, चलो ठीक है। स्टील दिया मैंने आपको इतना, आपके पास इतना बड़ा स्टील का बार है, मैंने कहा इसको खींचो, आप उसको पुल कर नहीं पा रहे, आप उसको स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हो, इलोंगेट नहीं कर पा रहे हो, लंबा नहीं कर पा रहे हो, फिर किस बात का इलास्टिक। लेकिन अगर आपने उसको इतना फोर्स लगाया कि उसको आप इलास्टिक फॉर्म में, मतलब उसको आप क्या करें, इलोंगेट करें, तो वो रबर से भी ज्यादा इलोंगेट हो जाता है। तो याद रखना कि अगर कोई सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज विच ऑब्जेक्ट इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील, हार्ड स्टील, तो आप आंसर क्या करेंगे कि हार्ड स्टील जो है, कठोर स्टील जो होता है, कठोर इस्पात जो होता है, वो रबर की तुलना में ज्यादा लोचदार होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ऐसे फैक्ट्स हम लेकर आते रहेंगे, हमको बिल्कुल यहां पर वीडियो में मिलेंगे सारे फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं अब हम सिलेबस डिस्कशन की तरफ। किसकी तरफ? सिलेबस डिस्कशन। फिजिक्स जब भी पढ़ी जाती है, तो सिलेबस डिस्कशन की बात करें तो ये रहा सिलेबस, ये रहा, कोई बड़ी बात नहीं, सिलेबस ये रहा आपका। बट हम जब इस सिलेबस डिस्कशन की बात करते हैं तो यहां पर हमें इसके पहले बेसिक पर जाना बहुत जरूरी है। किस पर? बेसिक्स पर। बेसिक्स का मतलब क्या है कि आपको यहां पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? बेसिक मैथ्स आना चाहिए, है ना। प्लस आपकी कैलकुलेशन जो है वो अच्छी होना चाहिए। ठीक है, प्लस यहां पर आपको और चीजें कुछ याद रखना है, जैसे कैलकुलेशंस आपकी अच्छी होना चाहिए, प्लस आपको कुछ स्क्वायर्स, है ना, जैसे आप स्क्वायर, क्यूब्स जो होते हैं वो, कुछ टेबल्स आपकी, क्योंकि क्या होता है फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स आपकी मैथ से बहुत हद तक रिलेट करती है। तो आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट यहां पर आने वाला है। कोई न्यूमेरिकल आया तो कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो जब न्यूमेरिकल की बात आती है, कैलकुलेशन की बात आती है, तो वहां पर फिर ये बेसिक चीजें जो लिखी ये काम आती है। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा सिलेबस तो है ही, सिलेबस तो पढ़ेंगे, फिजिक्स कॉन्सेप्ट डेवलप करवाएगी, लेकिन आंसर तक पहुंचने के लिए अल्टीमेटली आपको मैथ्स चाहिए। ठीक है, एक आपको इक्वेशन समझा दी गई, डिराइव करके बता दी, अंकल ने लिख दी m=e=mc², लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इट्स होल स्क्वायर। पॉसिबल है? अगर आपको मैथ नहीं आती है अच्छी, तो फिर ये कैसे कर लोगे बड़ी जल्दी से, समझ गए। तो ऐसा मेरा कहना है कि अगर आप ये फिजिक्स पढ़ते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक मैथ भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेसिक मैथ भी पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आप लोग ये कर सकते हैं, आप लोग कक्षा 13 का एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, कक्षा 13 का आपका क्या है?
एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाम किस नाम से मिलेगा? अगर आप सर्च करेंगे दीप1292, दीप1292 अगर सर्च करेंगे तो आपको कक्षा 13 का लोगो मिलेगा। कक्षा 13 के लोगो के साथ में आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा। लोगो आपको पता ही है कक्षा 13 का, वो वहां पर भी मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, क्या मिलने वाली है वहां पर? डेली क्लास पीडीएफ, प्लस वहां पर आपको जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो भी मिलने वाले हैं वहां पर। फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, फैक्ट्स, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में, जो एमसीक्यूज आते हैं, है ना। आजकल सबसे बड़ा ट्रेंड है ये, मतलब ट्रेंड तो क्या ही है, जो भी एग्जाम देख लोगे वो क्या पूछता है? एमसीक्यू पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है, उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। 4 में से एक तो सही है ना, 4 में से एक तो सही है, तो उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो मिलेगा। वो चीजें, सारी चीजें कहां मिलने वाली है? जो भी पढ़ाया जाएगा, जितने भी एमसीक्यूज वगैरह करवाए जाएंगे, आपको कहां मिलने वाला है? टेलीग्राम पर। कहां मिलेगा? टेलीग्राम पर। ठीक है, ये तो बात हुई टेलीग्राम की। इसी के साथ में जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है, पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको मिलेगा कक्षा 13 की एप्लीकेशन पर। कहां मिलेगा? कक्षा 13 की एप्लीकेशन पर। कक्षा 13 की एप्लीकेशन आपको कहां से मिलेगी? आप इसको चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइए, है ना। गूगल प्ले स्टोर जो आपके पास है, आप जहां से सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, वहां पर आप कक्षा 13 लिख दीजिएगा। ठीक है, विदाउट स्पेस लिखिए, यहां स्पेस नहीं दीजिएगा, है ना, बीच में यहां पर स्पेस नहीं है। देन आप अगर चाहें तो आप एप्पल स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल स्टोर का भी इसका वर्जन है। ठीक है, और इन सब के अलावा अगर आपको देखना है तो यू कैन वॉच इट ऑन वेब, मतलब आपके कंप्यूटर, लैपटॉप पर भी, टैब में भी आप इसको देख सकते हो कक्षा 13 को। ठीक है, इन सभी चीजों की लिंक जो है वो मैं आपको, सारी चीजों की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चाहे वो टेलीग्राम की हो, चाहे वो आपके व्हाट्सएप चैनल की हो, और चाहे ये आपके कक्षा 13 के पूरा जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक हो, किसी की भी लिंक मैं आपको कहां दे दूंगा? आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम बात कर रहे थे सिलेबस डिस्कशन की। स्टार्ट हम यहीं से करेंगे ना, हम लोग बेसिक मैथ ही स्टार्ट करने वाले हैं और फिजिक्स उसके साथ में, तो बेसिक मैथ जरूरी है। चलिए देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग 11th और 12th। मैंने कहा आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, आप अपना टॉपिक उठा लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, इन्हीं टॉपिक में से वो मिलेगा। इवन मैं बोलता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है, जैसे फॉरेस्ट रेंजर का मैंने कहा, ACF असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है, उसके बारे में भी सारी की सारी जो फिजिक्स है, सभी टर्म्स कहां लिखी हुई मिलेगी? इस NCERT में 11th और 12th की। और उस लेवल से हम लोग थोड़ा ऊपर चलेंगे, मतलब इसको भी पढ़ेंगे, इस लेवल से ऊपर चलेंगे ताकि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक, चलिए देखते हैं। तो फिजिक्स में देखेंगे, 11th की फिजिक्स में आपको सबसे बेसिक चैप्टर जो है वो आपका इकाई एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट है। देन हम मोशन को पढ़ेंगे, तो मोशन आपका जो है वो ये लगभग 3 चैप्टर में आ रहा है। मोशन इन 1D मतलब सरल रेखा में गति, मोशन इन 2D मतलब प्लेन, आपका एक जो प्लेन है उसमें मोशन होगा। देन आपका लॉज ऑफ मोशन जो हमारे न्यूटन अंकल ने दिए हैं, इसको NLM भी बोला जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे। देन बात करेंगे हम लोग वर्क पावर एनर्जी की। देन हम रोटेशनल मोशन, वर्क पावर एनर्जी कार्य ऊर्जा शक्ति, फिर रोटेशनल मोशन मतलब घूर्णी गति, देन ग्रेविटेशन, अगेन न्यूटन अंकल का ग्रेविटेशन। तो ये आपके 11th के चल रहे हैं। और क्या है 11th में? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जैसे मैं अभी बोल रहा था आपको इलास्टिसिटी वाला, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो कहां समझ में आएगा आपको? वो ठोस के यांत्रिक गुण या मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में समझ में आएगा। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। वहीं बात करें अगला चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, द्रवों के यांत्रिक गुण, तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट इसी को बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं वही है जो आपको चाहिए। फिर बात करेंगे हम जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के ऊष्मीय गुण, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी। ये तीनों चैप्टर जो हैं, ये तीनों चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्म में, हीट ट्रांसफर के फॉर्म में, तो इसको थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर बोला जाता है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी हो गई, लेकिन सारी चीजें निकलेंगी यहीं से, कुछ बहुत अलग नहीं है। साइंस के लॉज चेंज नहीं हो जाते अगर आप अगली क्लास में चले गए या हायर लेवल पे चले गए, लॉ तो वही होंगे। बात यह है आप उसमें कितना डीप में जा रहे हो, बस इतनी सी बात है यहां पर, समझे। फिर बात करेंगे ऑसिलेशन मतलब दोलन। बात करें वेव्स की तो तरंगे। ठीक, तो ये चैप्टर हैं जो आपके 11th फिजिक्स में कवर होते हैं। अब हम बात करेंगे 12th की फिजिक्स की। तो 12th की फिजिक्स में देखिए, आपने जैसा पढ़ा, अभी पढ़ते भी होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड,
विद्युत आवेश मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी, तो दोनों आपकी यूनिट जो है प्योर इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड है। देन आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, जिसमें आप करंट के बारे में पढ़ते हो। देन आप 2-3 चैप्टर जो है, 2 चैप्टर प्योरली आप मैग्नेट के बारे में पढ़ते हो, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हो, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हो। देन आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी मैग्नेट आता है, करंट आता है। देन आपका आता है अल्टरनेटिंग करंट, हमारे घरों में जो यूज हो रही है करंट, अल्टरनेटिंग करंट, उसके बारे में स्टडी पूरी समझ में आई, है ना। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। देन आप आएंगे किस पे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां पर आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दोनों एक साथ आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे न्यूटन अंकल ने वहां से समझाया, न्यूटन ऑप्टिक्स में भी है, लाइट में भी है, कैसे उन्होंने समझाया कि ये रे ऑप्टिक्स क्या होता है, कैसे उन्होंने बताया विजिबल रे क्या होता है, तो वो चीज वहां पर समझ में आएगी। देन हमारे पास है वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की बात करते हैं, प्रकाशी की बात करते हैं तो वहां पर 2 चीजें हैं, किरण प्रकाशी की, तरंग प्रकाशी की, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। फिर हमारा आएगा डुअल नेचर। कुछ अब ये जो टॉपिक है नीचे, ये आपके रिलेटेड है मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड। मॉडर्न फिजिक्स मतलब जिसमें आप डीप स्टडी करते हो। आपने साइंस की डेफिनेशन बताई ना, साइंस की डेफिनेशन में आपने क्या कहा कि हम लोग एक सब एटॉमिक पार्ट से लगाकर, इलेक्ट्रॉन से लगाकर यूनिवर्स तक की स्टडी कर सकते हैं। यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स कितना बड़ा है, पूरी फिजिक्स में करते हैं। तो भाई साहब वो छोटी छोटी बातें करें, कौन कौन सी, जब एटम की बात करेंगे, जब न्यूक्लियाई की बात करेंगे, जब सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो रहा है उसकी बात करेंगे, तो ये सारा जो है ये आपका फिजिक्स का कंटेंट है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी एंट्रेंस एग्जाम में चले जाइए तो इससे बाहर आपको फिजिक्स नहीं मिलेगी, ठीक है। बेटर होगा कि आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में बेसिक से ही स्टार्ट करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं तो फिर ठीक है, आप आइए बिल्कुल, जिसमें आपके हाई लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं, जिसमें आपके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े जो आपके कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किए जा रहे हैं, तो वो देखिए। लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ कक्षा 13 पर, और डेली आपको इसके लेक्चर मिलेंगे 11th और 12th दोनों फिजिक्स के, ठीक है। थैंक यू सो मच।